आज का वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो का बहुत एप्लीकेशन इस वीडियो में है। एंड अगर आपने कल का वीडियो देखा हुआ है तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन के बीच में कंपैरिजन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि बिना हम उसको जाने उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को अगर समझेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, फिर समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस फर्म में बिजनेस से जुड़े हुए डिसीजन लेने का पावर, मतलब वो जो अथॉरिटी है, द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, वो जब कुछ ही लोगों तक सिमट के रह जाता है तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी चीज को सेंटर की तरफ ले आना, मतलब उसको कॉम्पैक्ट बनाना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सेंटर से बाहर ले जाना। तो जब एक सर्कल में कोई चीज सेंटर के पास में रहती है तो सेंटर के पास में जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत आपस में जुड़े हुए होते हैं, एंड जो सेंटर के बाहर में, मतलब जो कि सर्कमफ्रेंस के आसपास में जो पॉइंट्स होते हैं वो फैले हुए रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब अथॉरिटी बहुत एक जगह पे सिमट के रह जाए, जब डिसीजन लेने का पावर सिर्फ कुछ ही हाथों में सिमट के रह जाए तो उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एंड जब अथॉरिटी यानी कि डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों तक वो रहे तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस में सिर्फ सीईओ एंड टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा डिसीजन, बड़ा से बड़ा डिसीजन, बड़ा से बड़ा डिसीजन इन द वे कि हम चाहे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहें या फिर डिक्रीज करना चाहें, हम अपना वे ऑफ प्रोडक्शन को क्या चेंज करना चाहते हैं, ये वाला डिसीजन, या फिर छोटा से छोटा डिसीजन की जेरोक्स जो होगा उसमें उसके लिए इंक कहाँ से आएगा। तो ये सब जब सारा का सारा डिसीजन मिलके कुछ ही लोग लें तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों के बीच में है कि मतलब जेरोक्स डिपार्टमेंट कोई और संभाल लेगा, फिर यहाँ पे जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो कोई और संभाल लेगा, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पावर, मतलब डिसीजन लेने का पावर जब कुछ ही लोगों के पास सिमट के रह जाता है तो उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों में हट जाता है तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो यही फर्क है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो सेंट्रलाइजेशन को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, उसका मतलब होता है कि डिसीजन लेने का पावर कुछ ही लोगों के पास है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों के पास है। अब हमारा पहला टॉपिक जो कि इसमें है वो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का कंपैरिजन। तो डेलीगेशन क्या होता है ये हमने अपने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब बिजनेस फर्म में टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स अपना काम को लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स के साथ बांट देते हैं तो उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। मतलब ये कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके पास अगर बहुत सारा काम है तो वो उसमें से सिर्फ वैसे काम को करे जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का काम वो नीचे में डाल दे, तो उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। तो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोगों को डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक ही लगता है क्योंकि दोनों में ही एक तरीके से काम को बांटा जा रहा है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत तरीकों से अलग हैं। तो आइए देखते हैं वो किस तरीकों से अलग है। पहला है डेलीगेशन में एक सुपीरियर डेलीगेट्स और ट्रांसफर्स सम राइट्स एंड ड्यूटीज टू अ सबऑर्डिनेट बट हिज responsibility in respect of that work does not end। डेलीगेशन में क्या होता है कि भले ही मैंने अपना काम बांट दिया, भले ही मैंने अपना काम अपने जूनियर को दे दिया, लेकिन फिर भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सीए अपना जो अकाउंटिंग का काम है उसे छोटे छोटे अकाउंटेंट्स में बांट देता है तो उससे भले ही उसका काम हट जाएगा, लेकिन फिर भी
उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल वही रहेगा कि अगर वो काम ठीक से उन लोगों ने नहीं किया, ठीक टाइम पे काम नहीं किया, तो वही रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो ये होता है डेलीगेशन में कि डेलीगेशन में भले ही हम अपना काम बांट देते हैं, लेकिन जो काम बांटता है ही इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म्ड परफेक्टली। ऑन दी अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द सुपीरियर फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सबऑर्डिनेट बिकम्स लायबल फॉर दैट वर्क। अब डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम अपने काम को अपने जूनियर्स को देते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो काम देता है वो उस काम से टोटली फ्री हो जाता है, उसको उस काम में अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो नीचे वाला जानेगा। अगर वो काम ठीक से होता है तो भी उस नीचे वाले की जिम्मेदारी, अगर नहीं होता है तो भी उस नीचे वाले की जिम्मेदारी। वो अब एकदम उससे निकल चुका है, ही इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दैट वर्क। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि काम भले ही डिवाइड हो जाए लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि काम डिवाइड तो हो जाता है लेकिन जो डिवाइड करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर है डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट एज नो मैनेजर कैन परफॉर्म ऑल टास्क्स ऑन हिज ओन। अब डेलीगेशन जो है वो एक कंपल्सरी काम है, ये होना ही होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें डेलीगेशन होना है, क्योंकि कोई भी आदमी सारा काम खुद से नहीं कर सकता है। नो पर्सन कैन डू ईच एंड एवरी वर्क ऑन हिज ओन। इसलिए डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है, क्योंकि हर एक आदमी सारा काम खुद से नहीं कर सकता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक ऑप्शनल पॉलिसी है, एक बिजनेस मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अपना अथॉरिटी लोगों में बांटेंगे या फिर वो अपने तक ही रखेंगे। तो डेलीगेशन एक कंपल्सरी प्रोसेस है, इसको करना ही है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल प्रोसेस है, इसे करना या ना करना टोटली वो जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर। डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है कि वो जो मैनेजर है उसका काम को थोड़ा हल्का कर दे। जो सीए है वो अगर अपना काम को बांट देता है तो उससे सीए का काम थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका पर्पस है टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स हैं उनका भी कंपनी में हिस्सेदारी हो सके, उनका भी कंपनी में काम हो सके, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है ताकि उनका भी कुछ रोल एंड ऑटोनॉमी इसमें हो सके, कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फिर है डेलीगेशन का स्कोप नैरो है एज इट इज कन्फाइंड टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सुपीरियर एंड एक इन्फीरियर होता है और उसके अलावा कोई भी नहीं होता है। एक सुपीरियर अपना काम इन्फीरियर को दे देता है कि तुम मेरा काम मिलके करो, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए ये एक नैरो कंसेप्ट है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक वाइड कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें जो डेलीगेशन है मतलब जो काम बांटने का तरीका है वो बहुत लोगों तक बटा हुआ रहता है। मतलब डेलीगेशन में अगर हम देखें तो सिर्फ एक आदमी ने अपना काम दूसरे आदमी को दे दिया, ख़त्म। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक आदमी बहुत आदमी तक अपना काम बांटता है। फिर डेलीगेशन में है कि देयर इज लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर। डेलीगेशन में जो है बहुत कम फ्रीडम होती है सबऑर्डिनेट के पास डिसीजन लेने का, क्योंकि अब भी उसका मैनेजर उसको कंट्रोल कर सकता है। तो डेलीगेशन में बहुत कम फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, क्योंकि उसमें सुपीरियर का कंट्रोल अब भी बना हुआ है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पे वो जो कंट्रोल है टॉप लेवल का वो या तो नहीं होगा या फिर ना के बराबर होगा। वो लोग उतना ज़्यादा कंट्रोल उस पर नहीं बना के रखते हैं, तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है काम करने का, जबकि डेलीगेशन में उतना फ्रीडम नहीं है काम करने का, अपना डिसीजन खुद लेने का फ्रीडम उतना ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन का मेरिट्स क्या क्या है। सो डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूसेस द बर्डन ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव्स। डिसेंट्रलाइजेशन रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बर्डन ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पुट्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एंड हिज इमीडिएट group. This reduces the time at the disposal of top executives
who should concentrate on other important managerial functions. So the only way to lessen their burden is to decentralize the decision making power to the subordinates. अब हम लोग जानते हैं कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको बहुत सारा काम होता है, वो मिलके सारा काम नहीं कर सकते हैं। वो अगर सारा काम करने लग जाएंगे तब तो कंपनी का बेड़ा पार हो गया। तो क्योंकि उन्हें बहुत काम रहता है, वो मिलके सारा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो इनसे उन्हें राहत मिलती है। इनसे उन्हें राहत मिलती है कि उनको अपना काम उतना अभी नहीं करना है, उनका काम करने के लिए बहुत लोग हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक बार हमने अपना काम दूसरों को दे दिया तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे ख़त्म, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन डेलीगेशन में ऐसा होता है कि हमने अपना काम भले ही बांट दिया लेकिन फिर भी हमारा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में काम बांट देने के बाद जो सुपीरियर होता है उसका अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर में कंट्रोल नहीं रहता है, अब सबॉर्डिनेट ही सब कुछ संभालेगा, तो वो अपने काम से चैन ले सकता है, उसको आराम मिलता है। तो ये इसका पहला मेरिट है कि ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर में वर्क बर्डन है, ये वर्क बर्डन को रिड्यूस कर देता है। फिर इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स डाइवर्सिफिकेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज एंड मार्केट्स एटसेट्रा इज फैसिलिटेटेड। अ सेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइज विद द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप विल फाइंड इट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स एक्टिविटीज एंड स्टार्ट द एडिशनल लाइन्स ऑफ मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो कंपनीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं उन कंपनीज में बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है, उनमें तरह तरह के काम हो सकते हैं, उनमें अलग अलग तरीके के काम हो सकते हैं, अकाउंटिंग का काम, मैनेजमेंट का काम, लीगल मैटर्स, ये सब काम उनमें अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ होते हैं उनमें क्योंकि डिसीज़न लेने का पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, तो इससे जो है वहाँ पे डिसीज़न एक पहली बात तो ठीक से लिया नहीं जाएगा, एंड दूसरी बात डिसीजन सिर्फ कुछ ही मैटर्स पे लिया जा सकता है, क्योंकि सब डिसीजन 2 या 3 आदमी को ही मिलके लेना है, तो वो तो उतना जल्दी सब पे नहीं ले सकते हैं डिसीजन, तो उतना सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में तरह तरह के हम काम कर सकते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में हम बहुत तरह के काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ ही तरह के काम होते हैं जो कि हो सकता है, क्योंकि उसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। इतना ज़्यादा काम वो करते करते डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। डिसेंट्रलाइजेशन एंश्योर्स बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन एज द सबऑर्डिनेट्स एट द लोएस्ट लेवल्स विल हैव द अथॉरिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। एज अ रिजल्ट दे हैव थॉरो knowledge of every assignment under their control and are in a position to make amendments and take corrective action. अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो काम है वो बांट दिया जाता है, जो टॉप लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का काम है वो बांट के दूसरे लोगों को दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि काम जो है वो हट गया है, सो बिकॉज ऑफ दैट जो काम है वो अब और अच्छे तरीके से हो सकता है। इसमें बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है, क्योंकि इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं लोएस्ट लेवल में उसके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का पावर है। अगर ऐसा डेलीगेशन में ये नहीं होता है, अगर ऐसा होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको काम तो दे दिया जाता लेकिन डिसीजन लेने का पावर उतना ज़्यादा नहीं होता, फिर तो काम ठीक से नहीं हो पाता। बट क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में पूरा का पूरा छूट दे दिया जाता है कि इस काम में तुमको जो करना है तुम करो, तो इससे क्या होता है वो लोग जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं एंड वहाँ पे काम जल्दी होता है। As a result, they have thorough knowledge of every assignment under their control and are in a position to make amendments and take corrective action. वो लोग ठीक समय पे एंड जल्दी से जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लोजर टू द सीन ऑफ एक्शन। दिस लीड्स टू क्विकर डिसीजन मेकिंग ऑफ लोअर लेवल सिंस डिसीजंस डू नॉट हैव टू बी रिफर्ड अप थ्रू द हायरार्की। तो यहाँ पे डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ कुछ ही लोग डिसीजन ले रहे थे, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो वो लोग उतनी जल्दी से काम के ऊपर में नहीं ले पा रहे थे डिसीजन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत लोग जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं एंड ये जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना बहुत एडवांटेजियस होता है एक बिजनेस फर्म के लिए।
फिर इसके बाद है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। व्हेन द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड, एग्जीक्यूटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स बाय टेकिंग इनिशिएटिव व्हिच विल आल्सो मेक देम रेडी फॉर मैनेजरियल पोजीशंस। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव्स। अब हमने कल क्या पढ़ा था कि डेलीगेशन जो है वो फ्यूचर मैनेजर्स को जन्म देता है। ठीक उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी फ्यूचर मैनेजर्स को जन्म देता है। हम डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली करते क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में हम लोग अपना काम जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमसे ठीक से नहीं हो रहा है, हम उसे दूसरों को दे देते हैं। तो क्योंकि हम अपना काम दूसरों को दे रहे हैं, तो जो लोग हमारा काम करेंगे उन्हें पहली बात तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमारा काम किस तरीके से होगा, एंड क्योंकि वो काम खुद भी करेंगे तो खुद से वो काम करने की वजह से वो लोगों का जो डेवलपमेंट है, मतलब मैनेजर का जो डेवलपमेंट है वो उनके अंदर में हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मैथ्स का टीचर तभी सीखता है जब वो बच्चों को पढ़ाता है। अगर वो अपना पढ़ाई पूरा करके घर पे बैठ जाए तब वो टीचर नहीं बन पाएगा। एक मैनेजर तब भी बनता है जब वो कंपनी में जाकर काम करता है। सिर्फ MBA का पढ़ाई या फिर BBA का पढ़ाई कर लेने से तो कोई भी मैनेजर नहीं बन जाता है। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनको काम दिया जाता है तो उससे उनकी प्रैक्टिस होती है एंड ये फ्यूचर मैनेजर्स को जन्म देता है। फिर इसके बाद आता है डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या है। पहला, यूनिफॉर्म पॉलिसीज नॉट फॉलोड। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीड्योर्स। ईच मैनेजर विल वर्क एंड फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो काम है वो बहुत लोगों में बटा हुआ है, डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों में बटा हुआ है। अब हर एक आदमी हर एक टाइप का होता है तो हर एक आदमी हर एक टाइप का डिसीजन भी लेगा, तो इससे यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। हर एक आदमी अलग अलग टाइप का डिसीजन लेगा, तो कोई इस टाइप का ले रहा है डिसीजन तो कोई उस टाइप का ले रहा है डिसीजन, तो इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने का। फिर है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एज अथॉरिटी लाइज डिस्पर्स्ड वाइडली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, ये हम जानते हैं कि इसमें डिसीजन लेने का पावर बहुत लोगों के बीच में बटा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग जो है सब अपने मनमर्जी से काम करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठ पाता है इसमें। फिर इसके बाद है मोर फाइनेंशियल बर्डन। डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। इट इन्वॉल्व्स मोर फाइनेंशियल बर्डन एंड अ स्मॉल एंटरप्राइज कैनॉट अफोर्ड टू अपॉइंट एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपना काम बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम अपना काम जिसको भी बांट देंगे। अगर एक मैनेजर है वो अपना काम तो एक मैनेजर को ही बांटेगा, अगर एक लॉयर है वो अपना काम एक लॉयर को ही बांटेगा, अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर है वो भी प्रोडक्शन मैनेजर को ही अपना काम देगा। तो क्योंकि वो अपने जैसे लोगों को ही काम दे रहा है तो बिजनेस फर्म में उसके जैसे लोगों को और लाना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग पीपल लाइक हिम मोर एंड मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने जैसा आदमी और लाए। तो अगर एक कंपनी में 2 MBA थे जो कि पहले मिलकर काम करते थे एंड अब 5 MBA डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू लाए गए हैं, तो 5 MBA का खुद का सैलरी होगा, 5 MBA का खुद का खर्चा होगा। तो ये 5 MBA का खुद का खर्चा, उनका सैलरी, ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को महंगा बना देता है एंड इसी की वजह से ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अफोर्ड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर इसके बाद रिक्वायर्स क्वालिफाइड पर्सनल। डिसेंट्रलाइजेशन बिकम्स यूजलेस व्हेन देयर आर नो क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन में भी वही लोग आएंगे जो कि एक जैसा काम करते हैं। एक CA का काम भी एक CA ही कर सकता है, एक MBA का काम सिर्फ एक MBA कर सकता है, एक मैनेजर का काम सिर्फ एक मैनेजर ही कर सकता है, एक लॉयर का काम एक लॉयर ही कर सकता है, कोई ऐरा गैर आदमी उसे नहीं कर सकता है। तो क्योंकि हमें इसमें क्वालिफाइड पर्सन्स को लाने की जरूरत पड़ती है, तो ये क्वालिफाइड पर्सन्स को ढूंढना एक सरदर्द बन जाता है एंड बहुत केसेस में ये नहीं भी मिलते हैं।
फिर इसके बाद है कन्फ्लिक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन पुट्स मोर प्रेशर ऑन डिविजनल हेड्स टू रियलाइज प्रॉफिट्स एट एनी कॉस्ट, ऑफन इन मीटिंग देयर न्यू प्रॉफिट प्लान्स ब्रिंग कन्फ्लिक्ट्स अमंग मैनेजर्स। अब इससे जो है झगड़ा होता है मैनेजर्स के बीच में। जब एक जैसे ही 2-3 आदमी होंगे तो वो अपने बीच में झगड़ा करने का ज़्यादा चांसेस है। वो इसके साथ झगड़ा कर सकता है कि तू मेरे जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है, वो इसके साथ झगड़ा कर सकता है कि तू मेरे जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है, वो इसके साथ झगड़ा कर सकता है कि तू मेरे जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है, वो उसके साथ झगड़ा कर सकता है तू मेरे जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन में होते हैं, क्योंकि इसमें जो डिविजनल हेड्स होते हैं उनके ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उन्हें प्रॉफिट किसी तरीके से लाना है। वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर देते हैं, एंड प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते करते वो लोग बिजनेस में झगड़ा भी करने लग जाते हैं। एंड झगड़ा करना किसी भी बिजनेस फर्म के लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज़ जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।